पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर दोनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए थे। कई एपिसोड हमने बनाए हैं और आपने सुना भी होगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी असफल हो रहे थे अपने तर्कों को साबित करने में, तो उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लेकर और गांधी के आमरण अनशन यरवदा तक डॉक्टर अंबेडकर का ऑब्जर्वेशन क्या था, गांधी के बारे में वो क्या सोचते थे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, यह जानना भी जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए लिए चलता हूं कि दो जो गोलमेज हुए थे उसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर का ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए कि विफल क्यों हुआ और क्या क्या तर्क और आरोप प्रत्यारोप थे। लिखते हैं, उससे पहले रेफरेंस दे दूं, भूल जाऊंगा। वॉल्यूम नंबर 10 उठा लीजिए, पेज नंबर 235 से लेकर 238 तक के बीच आप जाएंगे, तब आपको वो जो है ये लंबा है, 100 पेज है तकरीबन पूरा प्रोसीडिंग, गांधी के आमरण अनशन, पूना समझौता। तो बीच बीच में से जो रेलेवेंट पोर्शन होगा वो पोर्शन हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर चाहें तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, बन सकते हैं मेंबर। अब चलिए, अंबेडकर जो लिख रहे हैं कि सांप्रदायिक मसला वह कठोर चट्टान थी जिससे टकराकर भारतीय गोलमेज सम्मेलन का जहाज चूर चूर हो गया। सम्मेलन भंग हो गया क्योंकि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संप्रदायों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। भारत के अल्पसंख्यकों का आग्रह था कि स्वराज के अधीन उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते श्री गांधी मुस्लिम और सिखों के अलावा किसी की ऐसी मांग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों और सिखों के मामले में भी न तो सीटों की संख्या के बारे में और न ही निर्वाचन क्षेत्र के स्वरूप के बारे में कोई समझौता हो सका। पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया। चूंकि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, अतः आशा की किरण मध्यस्थता में दिखाई दी। मेरे सिवाय इसके लिए हर कोई तैयार था और मसले में निपटारे का भार प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के ऊपर छोड़ दिया गया। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि सांप्रदायिक मसले के किसी हल में सहमत नहीं हो सके, तो श्री गांधी के अनुयायियों ने कहा कि उन प्रतिनिधियों से इससे बेहतर कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। कटाक्ष था। यह कहा गया कि प्रतिनिधि न तो प्रतिनिधि थे और न किसी के प्रति उत्तरदायी थे। वे जानबूझकर फूट डाल रहे थे, वे तो अंग्रेजों के हाथों में खेल रहे थे, वे तो अंग्रेजों की कठपुतलियां थे और उन्हीं के मनोनीत व्यक्ति थे। यह आरोप लगाया गया था कांग्रेस की ओर से। दुनिया के सामने ढोल पीटा गया कि वह श्री गांधी के आगमन की प्रतीक्षा करें और वायदा किया गया कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बल पर श्री गांधी इस विवाद का निपटारा कर सकेंगे। अतः श्री गांधी के मित्रों के लिए बड़े शर्म की बात है कि श्री गांधी ने अपने दिवालियेपन को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री से किए गए मध्यस्थता के अनुरोध में वह भी शामिल हो गए। लेकिन यदि सम्मेलन विफल हो गया तो उसका पूरा श्रेय गांधी का है। सम्मेलन तो ऐसे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था जो भारत के विविध प्रकार के हितों में समन्वय स्थापित कर सके। ऐसे सम्मेलन के लिए श्री गांधी से अधिक अनुभवहीन और अकुशल प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सकता था। संवैधानिक विधि अथवा वित्त के बारे में श्री गांधी का ज्ञान शून्य के बराबर था।
वह बौद्धिक योग्यता में विश्वास नहीं रखते थे, वस्तुतः उसके प्रति उनमें असीम घृणा थी, असीम घृणा थी। अतः अनेक कठिनाइयों के समाधान के प्रति उनका योगदान शून्य के बराबर है। वह व्यवहार कुशल नहीं थे। उन्होंने तो प्राय सभी प्रतिनिधियों को नाराज कर दिया था। उनसे बार बार यही कहते रहे कि वे नगण्य व्यक्ति हैं, वे नगण्य व्यक्ति हैं। अकेले वही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गांधी, अकेले गांधी ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और अपेक्षाओं के कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि सांप्रदायिक समस्या के किसी हल के बारे में सहमत नहीं हो सके थे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वे सहमति के अति निकट पहुंच गए थे और जब वे अलग हुए तो उन्हें सहमति की आशा थी। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन पर श्री गांधी ने इतना मनमुटाव पैदा कर दिया कि आपसी सुलह का कोई मौका ही नहीं रह गया। तब मध्यस्थता के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह गया था। तो मध्यस्थता कौन कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड और डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड की, और वो पहले भी मैं बता चुका हूं। और इस सेगमेंट में सिर्फ जो कंक्लूड कर रहे हैं वो बात कुछ इस तरह से है कि जहां तक अल्पसंख्यक संप्रदायों का संबंध है, सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है और फूट तथा मनमुटाव के अप्रिय विषय को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है वो अब भी बना हुआ है। श्री गांधी को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया, पर भले ही श्री गांधी नर्मदा जेल में हैं, पर वह यह नहीं भूले कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्य विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अस्पृश्यों की मांग को वह पूरा नहीं होने देंगे। उन्हें आशंका है कि ब्रिटिश सरकार अस्पृश्यों को यह अधिकार दे सकती है। वह गोलमेज सम्मेलन में दी गई उनकी इस धमकी का भी परवाह नहीं करेगी कि वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका विरोध करेंगे। अंततः उन्होंने अतिशीघ्र अवसर मिलते ही उसी ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा जिसने उसे बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था। दोस्तों, जब गांधी का आमरण अनशन शुरू होता है उसके पहले गांधी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके और प्रधानमंत्री के बीच, रैमजे मैकडोनाल्ड के बीच 5 कोरेस्पोंडेंस होते हैं, पत्र व्यवहार होते हैं। इसलिए वह जानना बहुत जरूरी है कि उस पत्र में आखिर गांधी क्या बात कह रहे थे और जो रैमजे मैकडोनाल्ड क्या बात कह रहे थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होर थे, सैमुअल होर, वह क्या आर्गुमेंट कर रहे थे। यह जानना बेहद दिलचस्प है। अगले एपिसोड में आऊंगा तो सिर्फ गांधी, सैमुअल होर, रैमजे मैकडोनाल्ड के बीच जो पत्राचार हुआ था उस पत्र के कंटेंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा और आपको तय करना है कि कौन सही था। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में पत्राचार के साथ मिलूंगा। देखना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर संभव हो, चाहते हैं कि अम्बेडकरनामा का विस्तार हो, तो सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन है, उसको दबाना ना भूलें, मेंबर बनना ना भूलें। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।